अच्छा, जो हम लास्ट क्लास में काम कर रहे थे उसमें ना एक एक्सेप्शन रह गई थी आयनाइजेशन एनर्जी की, पहले वो नोट कर लो। देखो, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम बोरॉन फैमिली की बात करें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, साक्षी टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है? टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? साक्षी मुझे ये बताओ, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है टॉप टू बॉटम, कम होती है या ज्यादा हो जाती है? डिक्रीज है ना, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है कि बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, इंडियम और थीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ये किसका ऑर्डर है? एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो एग्जैक्ट ऑर्डर है वो ये है कि बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। फिर इंडियम की ठीक है, जैसे डिक्रीज होना चाहिए वैसा हुआ, लेकिन थेलियम की आयनाइजेशन एनर्जी फिर से क्या आई? ज्यादा आई। इसका रीजन, कहने का मतलब ये है कि गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी लेकिन ज्यादा निकली, एंड अप्रोक्सीमेटली एल्यूमिनियम के बराबर है। सिमिलरली थेलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी लेकिन एकदम से बढ़ गई है किसी तरीके से, एंड इट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ इंडियम। तो वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम एंड थेलियम इज मोर देन एक्सपेक्टेड? क्वेश्चन ये है बेसिकली। सर जो हमने एटॉमिक रेडियस में किया था एक्सेप्शन, ये वही है? हाँ, सेम वही है। हमने कहा था कि गैलियम और थेलियम इन दोनों की ही पुअर शील्डिंग होती थी। रीजन सेम रहेगा, मतलब मैं डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूँ। इन दोनों की जो शील्डिंग होती थी वो कैसी थी? पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग के कारण साइज क्या हो गया था? कम। यस सर। साइज कम हो गया तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई एक तरह से। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ गई हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इसकी बढ़ गई है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन नोट करो, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। इन सब एलिमेंट्स को अरेंज करो कि साक्षी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एनर्जी। Arrange these elements in increasing order of their ionization energy. ये सब कर रहे हैं। करो ट्राई। कैसे करना है? 4 एलिमेंट्स का। अगर हम पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशनिंग देखें तो सोडियम सबसे पहले आएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर एंड में आएगा सिलिकॉन। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं? एडजेसेंट। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आपस में एडजेसेंट है, एंड एल्यूमिनियम सिलिकॉन आपस में क्या है? एडजेसेंट। तो जब भी हमने एडजेसेंट एलिमेंट्स का आंसर करना था हमने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वैलेंशियल। सर 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वो 3s1 से जाएगा, यस एंड मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन बाहर जाना है वो 3s2 वाला इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, इट इज हाफ फिल्ड, और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? फुली फिल्ड। यस सर। ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर देन दैट ऑफ सोडियम। सिमिलरली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जब हम कंपेयर करेंगे तो मैग्नीशियम की ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। कोई डाउट?
नो सर, सर SI का नहीं आ रहा बस. अब एल्यूमिनियम सिलिकॉन चेक करते हैं एक बार, क्योंकि ये एडजेसेंट है. एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाना है, सर 3p1. 3p1, ठीक है. या फिर हम ये कह सकते हैं 3s2 3p1 वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन. एंड सिलिकॉन की हो जाएगी 3s2 3p2. कोई डाउट? नो सर. दोनों में से कोई भी ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुली फिल्ड है, तो ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस अदर्स के अंदर आती हैं. ना तो ये फुली फिल्ड है ना ही ये हाफ फिल्ड है, तो मतलब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा कोई भी आंसर नहीं निकल रहा है. कोई डाउट? नो सर. तो हम अपना आंसर कैसे करते थे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर ना निकले? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से. एंड लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज. तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम. कोई डाउट? नो सर. एंड अगर हम मैग्नीशियम और सिलिकॉन में कंपेयर करें एक बार, क्या ये एडजेसेंट है? नो सर. एडजेसेंट नहीं है, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया कि सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ओवर मैग्नीशियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी. कोई डाउट? नो सर. तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम की है दूसरे नंबर पे, और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी बाकी दो से तो ज़्यादा है, सोडियम एल्यूमिनियम से. तो अब इन दोनों में कंपैरिजन रह गया, इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं. क्या ये एडजेसेंट है? सर NaAl भी पीरियोडिक टेबल से. हाँ, पीरियोडिक टेबल से हो जाएगा ना बच्चे. इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है. दे आर नॉन एडजेसेंट. नॉन एडजेसेंट हैं तो हम बस अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आंसर कर लेते हैं. लेफ्ट टू राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी. तो यहाँ तक अपना आंसर आ गया. सिलिकॉन, मैग्नीशियम, अब आएगा एल्यूमिनियम, देयर आफ्टर सोडियम. कोई डाउट? नो सर. पक्का? यस सर. करो ना, इनको अरेंज करो साक्षी. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो तुम देख लो. अरेंज दिस कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ही कर लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एनर्जीज. देखो साक्षी, ये सब के सब हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक. इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स. कोई दिक्कत? एंड जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ जाती हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने का फायदा ही नहीं है, चाहे वो एडजेसेंट हैं चाहे वो नहीं है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम होने वाली है, क्योंकि सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इनका अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो सिग्मा वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम. स्क्रीनिंग कांस्टेंट इनका सेम रहेगा. तो इफेक्टिव, हाँ बोलो. सर इसमें उससे करेंगे ना कि एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा वो. उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z. जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी इनफैक्ट ज्यादा होगा. तो बेसिकली बस हमें Z वैल्यू ही तो चेक करनी है, मतलब एटॉमिक नंबर. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 8, सोडियम का 11, 9, नाइट्रोजन का 7. तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका था? मैग्नीशियम का. तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फॉलोड बाय Na+, फिर आएगा अपना F-1, O-2,
और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी N-3। कोई डाउट? नो सर। ठीक, करो इसे नोट। एनर्जी फाइंड करनी है ना? हाँ, मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, ये एलिमेंट्स तुम्हें दिए हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन नहीं करना है, सेकंड आयनाइजेशन। ठीक, इसका आंसर बताओ, क्या कहाँ तक किया? सर मैंने निकाला है कि सी और सी ही ज्यादा है एफ से। सी ज्यादा है एफ से। चलो देखो, पहली बात तो हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी चेक करनी है। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी चेक करनी होती तो हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन एलिमेंट्स को कंसीडर करते। ठीक है, अगर हमें चेक करनी होती फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में से ऑलरेडी बाहर जा चुका है। कोई डाउट? सर मैंने +2 करा है। प्लस टू नहीं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड तो भी बाहर निकालना है। सर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब मैं पहले वाला तो समझ गई, बट रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होंगे? हाँ हाँ, देखो देखो देखो, जैसे हमने कल ये कहा था कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूंगा, दिस विल बी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन करना है तो मैं तो रिएक्टेंट को देखूंगा ना कि रिएक्टेंट कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं चेक करूंगा एल्यूमिनियम। जब मैंने सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है तो उसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर जाने वाला है। कोई डाउट? नो सर। तो अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं किस चीज को चेक करूंगा? Al+1 को, रिएक्टेंट को चेक करेंगे ना। यस। सिमिलरली अगर कभी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ले तो थर्ड का मतलब Al+2 बन चुका है, +3 बनाने वाले हैं, तो दिस विल बी थर्ड। एंड थर्ड के कंपैरिजन के लिए मुझे इसको चेक करना होगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना, सिंपल सा है, एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम+1, एल्यूमिनियम+2। क्लियर? यस सर। ठीक 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 ठीक। चलो देखो, अब इसके अंदर कैसे करना है वो समझो। जैसे C+1 है, C+1 है तो इसके अंदर अब हमें C+1 की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन तो एडजेसेंट है। कार्बन नाइट्रोजन एडजेसेंट है तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p1। ठीक है, क्योंकि +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p2 हो जाएगी अब। एंड O+1 की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2, अब हो जाएगी ये 2p3। कोई डाउट? नो सर। एंड फ्लोरीन की 1s2 2s2 2p4। अब देखो, अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करना चाहता हूँ, दोनों में से ही कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी तो नहीं है किसी में भी। कार्बन नाइट्रोजन दोनों में कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कार्बन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आंसर कर लेते हैं कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। कोई डाउट? सर आपने बोला था कि अगर एडजेसेंट है तो वो नहीं यूज कर सकते, लेफ्ट टू राइट वाला। मैंने कहा था कि अगर एडजेसेंट है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की ही अदर्स में आ रही है ना तो कोई हाफ यस। फिल्ड है ना कोई फुली फिल्ड है, दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन अदर्स में आ रही है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर नहीं आएगा तब हम किसको चेक करेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस को। फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इन केस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर नहीं आता है तब हम उसको चेक करेंगे यूजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। कोई डाउट? नो सर। ठीक है,
तो अब अपना नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कार्बन। क्लियर? Yes, sir. n And sir, प्लस वन की बेसिकली। अब इन दोनों में भी एडजेसेंट चीजें हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से कंपैरिजन करें तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? oxygen. O प्लस वन इज हाफ फिल, तो O प्लस वन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू N प्लस वन। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि O प्लस वन आगे आ गया N प्लस वन से भी। ठीक है, Yes, sir. एंड अब O और F में से चेक कर लेते हैं एक बार। O और F ये रहे दोनों, इन दोनों में से भी किसकी ज्यादा होगी? Okay. O प्लस वन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू F प्लस वन। तो O प्लस वन की एक तरह से सबसे ज्यादा आ रही है, O प्लस वन की सबसे ज्यादा आएगी। एंड अब मुझे नाइट्रोजन फ्लोरीन चेक कर लेना चाहिए। नाइट्रोजन फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा होगी? Sir, fluorine. फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें चेक नहीं कर रही, एडजेसेंट नहीं है। तो फ्लोरीन एक्सट्रीम राइट पे लाई करता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। F प्लस वन की ज़्यादा होगी, फिर N प्लस वन की। कोई डाउट? No, sir. उसके बाद O F N तो अरेंज हो गया, बस फिर तो कार्बन ही बचा लास्ट में। कोई डाउट? No, sir. अब हम आंसर कैसे करेंगे कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉलोज द ऑर्डर। जब मैं सेकंड लिख दूंगा तब मैं चार्जेस खत्म कर दूंगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक, करो इसे। हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम EA से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा H EA। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें बिल्कुल उल्टा है आयनाइजेशन का। मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियस है एंड इसके पास में ही यहाँ पे इसका वैलेंस शेल है। न्यूक्लियस है एंड उसके पास में उसका वैलेंस शेल है। हम पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे आयनाइजेशन में, अब इलेक्ट्रॉन को ऐड अप कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड अप कर दिया इस वैलेंस शेल में। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड अप कर दिया वैलेंस शेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी आ जाएंगी। क्लियर या नहीं? सर एक बार दोबारा समझाना। देखो, पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था वैलेंस शेल में, जब इलेक्ट्रॉन आएगा वैलेंस शेल के अंदर तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। Yes, sir. ठीक है, आयनाइजेशन में हम कहते थे कि हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करना है। तो अगर हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। कोई डाउट? No, sir. लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगी, इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर फॉर्म्ड, तब एनर्जी रिलीज होगी। कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस को तुम्हें कभी भी तोड़ना है तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी तो एनर्जी विल बी रिलीज। अब इस क्वेश्चन में
हमने जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया वैलेंस शेल के अंदर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हुई। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो रही हैं तो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज। क्लियर या नहीं? यस सर। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released when an electron is added to valence shell. कहाँ ऐड करना है? to valence shell of isolated gaseous neutral atom. कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। जितनी ज्यादा, देखो बेसिकली जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी जल्दी अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी, उतनी ही जल्दी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। कोई डाउट? नो सर। बेसिकली इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं, इनडायरेक्टली इट टेल्स अस अबाउट, it tells us about ability of any element to gain electron. It tells us about ability of any element to gain electron. More the electron affinity, more is ability to gain electron. Clear? यस सर। एंड इसमें डेल्टा एच का जो साइन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। डेल्टा एच होता है एनर्जी चेंज। डेल्टा एच क्या होता है? एनर्जी चेंज। नेगेटिव साइन हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी इज रिलीज्ड। जब भी नेगेटिव आएगा तो वो समझते हैं उससे हम कि एनर्जी इज रिलीज्ड, और अगर मैं पॉजिटिव लिखूंगा तो उसका मतलब होता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। जैसे अगर मैं लिखता हूं डेल्टा एच इज -50 किलो जूल्स, तो इसका मतलब क्या है कि 50 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। माइनस है तो रिलीज्ड। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। आयनाइजेशन में डेल्टा एच कैसा होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर? यस सर। नोट करो इन सब चीजों को पहले, फिर आगे करते हैं। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट गए इन अ पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, कम हो जाएगी, क्या रहेगा? सर इंक्रीज। इंक्रीज। क्यों? इंक्रीज या डिक्रीज? सर इंक्रीज याद है, पिछली क्लास में शायद किया हुआ था। अच्छा चलो देखो, क्योंकि आज बच्चे उल्टा कह रहे थे वहां पे। तुम्हारा आंसर सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। देखो बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं। अब हो क्या रहा है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है एंड कोई वैलेंस शेल है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वैलेंस शेल, मतलब हमें इस वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप करना है, ऐसा ही है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो आएगा नहीं कि अपने आप आके यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कोई डाउट? हमें इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मोर इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस, more is the attractive forces more is ability to gain electron। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उतनी जल्दी एबिलिटी होगी गेन इलेक्ट्रॉन करने की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाते हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाती है। कोई डाउट? नो वहीं सर। वहीं पे अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज। डिक्रीज। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो अपने अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो गई है, जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम हो गई है तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। क्लियर? यस सर। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। नोट करो इसे, फिर आगे करते हैं। साक्षी, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है तो नोबल गैसेस का क्या होगा जो एक्सट्रीम राइट पे लाई करती है, क्या उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी? सर ये एक्सेप्शन नहीं होगी। ये एक्सेप्शन हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि जो नोबल गैसेस है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेंगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि नोबल गैसेस बीइंग स्टेबल नेवर गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी रहेगी, जीरो। क्लियर? यस सर। ठीक, चलो नोट कर लिया ऊपर वाला ये। ये सर बस नोबल गैस बचा है। सर डन। यहाँ पे भी इट इज 1:1 प्रोसेस, जैसे आयनाइजेशन था ये भी 1:1 प्रोसेस है। इट इज 1:1 प्रोसेस। That is only one electron is added at a time। एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन एड अप होगा। कोई डाउट?
जैसे मान लो मुझे ऑक्सीजन से बनाना है ऑक्साइड आयन। अब मुझे पता है इसके लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड अप करने होंगे, ठीक है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे ऐड अप नहीं हो सकते। पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर O-1 बनेगा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर O-1 जब बन जाएगा उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड अप करेंगे तो उससे क्या बनेगा, ऑक्साइड। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई डाउट? नो सर। ठीक, सर इसमें भी पहले O को चेक करना है फिर O-1। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कहेगा तो सिंपल न्यूट्रल ऑक्सीजन, सेकंड मतलब O- को चेक करना है, ठीक है। यस सर। साक्षी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि जब हम न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड अप कर रहे हैं, जो इस प्रोसेस में चल रहा है कि वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द वैलेंस शेल ऑफ अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, मतलब ये जो प्रोसेस है दिस इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके लिए क्या कहना, सेकंड के लिए क्या ये भी एक्सोथर्मिक है? सर सेकंड वाला तो न्यूट्रल एटम भी नहीं है। नहीं मतलब प्रोसेस तो हो रहा है, देखो तभी ऑक्साइड बनता है, प्रोसेस फिजिबल है। एंड बस मुझे एनर्जी चेंज का पता करना है कि क्या ये भी एक्सोथर्मिक रहेगा। या ये चेंज कर लेगा। सर नहीं आ रहा। चलो देखो, ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, तो देखो इसमें अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी electron is added to neutral atom। इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हुआ, न्यूट्रल एटम में ऐड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी रिपल्सिव फोर्सेस नहीं थी, देयर वर नो रिपल्सिव फोर्सेस, देयर वर नो repulsive forces and electron was easily added up। कोई डाउट? नो सर। And energy was released। बेसिकली उसमें क्या हुआ, इसके न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया एंड ये आराम से जाके उसके वैलेंस शेल में ऐड अप हो गया, कोई रिपल्शन नहीं थी एज सच। लेकिन अब सेकंड के केस में इन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो रहा है वो किसके अंदर ऐड अप हो रहा है, एक अनायन के अंदर, ठीक है। इन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू एन अनायन। इलेक्ट्रॉन किस में एडअप हो रहा है, अनायन के अंदर। कोई दिक्कत? नो सर। इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इनटू एन अनायन, anion and electron being same charges repel each other। क्योंकि इनके चार्जेस सेम है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कोई डाउट? नो सर। रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो एडअप नहीं होगा, तो हमें कुछ बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी
इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, हेंस वी नीड टू सप्लाई some energy to overcome these repulsive forces supply some energy to overcome these repulsive forces, and hence we need to supply some energy to overcome these repulsive forces and to add up the electron. Clear, Sakshi? सर डेफिनेशन में तो आइसोलेटेड भी लिखा है कि कोई फोर्स नहीं आएगी, एक्सटर्नल फोर्स। हमने कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगाई? सर अभी लास्ट में क्या लिखा है? अरे जो हम डेफिनेशन फ्रेम करते हैं ना, वो सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस के लिए होता है, जैसे आयनाइजेशन में एक्सप्लेन किया था। ये सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज है एक तरह से। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जो डेफिनेशन कहती है, दिस इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव में तो ऑटोमेटिकली क्लियर है कि वो न्यूट्रल एटम बचेगा ही नहीं, एंड हम अभी भी बाहर से कोई फोर्स सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन एडअप हो जाए। हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है ताकि इलेक्ट्रॉन एडअप हो जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, इट इज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर साक्षी? यस सर। जो हम डेफिनेशन फ्रेम करते हैं वो सिर्फ इसलिए होती है, फर्स्ट प्रोसेस के लिए। ऐसे ही आयनाइजेशन में था, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें सिर्फ हमने लिखा था न्यूट्रल एटम, तो वो था फर्स्ट प्रोसेस के लिए। सेकंड ऑनवर्ड्स इट बिकम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। ओके सर। ठीक है, तो इन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द अनायन एंड सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड टू एड अप द इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रोसेस है इज एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ रही है, अपने आप एडअप नहीं हो रहा, हमें एडअप करना पड़ रहा है। एंडोथर्मिक इन नेचर मतलब डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। सर ये फिर हर केस में पॉजिटिव होगा डेल्टा एच? हाँ, हमेशा -2 से -3 में भी? हाँ बिल्कुल, कोई भी स्पीशी हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक होगी एंड सेकंड ऑनवर्ड्स इट विल बी एंडोथर्मिक। क्लियर या नहीं? सर क्लियर। ठीक, करो इसे। कहाँ से नोट करना है? सर लास्ट। चलिए। एक चीज और, अगर हमें थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करनी होती तो वो एंडोथर्मिक तो होती। जितनी इसमें एनर्जी लगी है, मान लो इसमें 30 जूल्स ऑफ एनर्जी वी हैव टू सप्लाई, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को एड अप करने के लिए क्या इससे कम एनर्जी लगेगी, इसके जितनी लगेगी, या इससे ज्यादा लगेगी? कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास कोई एक एटम था, कोई भी रैंडम एटम ले लेते हैं, एज्यूमिंग टू बी एक्स। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये तो प्रोसेस था एक्सोथर्मिक, तो यहाँ तो कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, मुझे नहीं पता कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एज्यूमिंग इट टू बी एक्स जूल्स। एंड अब इसके अंदर मैंने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड अप किया, तो मैंने बताया कि भाई रिपल्सिव फोर्सेस आई जिसको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ी। तो इसमें मैंने कहा कि एनर्जी देनी पड़ रही है तो डेल्टा एच विल बी वाई जूल्स, एज्यूमिंग। अब मैं कहता हूं कि थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी ऐड अप करने के लिए एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी।
what will be the relation between y and z? First option, y equal to z. Second option, y greater than z. Third option, y less than z. D option, depends on metal. क्या लगता है? सर y लेस देन z. क्यों? सर उसमें ज़्यादा फोर्स होगी सेकंड मतलब थर्ड वाले में. हाँ, बेसिकली हमने कहा ना कि रिपल्सिव फोर्सेस आ रही है, रिपल्सिव फोर्सेस तो बढ़ती जाएंगी. पहले चार्ज -1 था, अब चार्ज कितना हो गया है? -2. तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस और ज़्यादा आएंगी. रिपल्सिव फोर्सेस और ज़्यादा आएंगी तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एडप्ट करने के लिए. तो z वैल्यू विल बी मोर देन y. क्लियर? यस सर. ठीक ठीक ठीक. करें आगे, लिख लिया ये? यस सर. अगेन इसका भी अगर हमें कंपैरिजन करना है कभी, तो फॉर एडजेसेंट एलिमेंट्स, we will consider electronic configuration first. Electronic configuration first, followed by effective nuclear charge. Clear? यस सर. सर सेम है ना आयनाइजेशन वाला. आयनाइजेशन वाला बिल्कुल, बस उसको थोड़ा छोटा करके लिख दिया है कि भाई अगर एडजेसेंट एलिमेंट्स आएंगे तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर चेक करना है. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा फिर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस. एंड फॉर नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स, सर इसमें अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो ऑपोजिट होगा ना. ऑपोजिट क्यों होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होंगी अट्रैक्टिव फोर्स. अभी तो लिखा था हमने कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा. ये देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, तो ये भी तो वैल्यू ज़्यादा आई ना. सर मैंने उल्टा लिख रखा है. ठीक है ना, चेंजेस करो इसमें. सर डन. तो फॉर नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स, always consider इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस. ठीक है, नॉन एडजेसेंट एलिमेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्या चेक करा करेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस. कोई भी डाउट? नो सर. ठीक. कार्बन नाइट्रोजन, क्या लगता है साक्षी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? सर नाइट्रोजन. क्यों? वो हाफ फिल्ड है. अब यहाँ पे अलग है, देखो चीजें. कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 2p2. ये हाफ फिल्ड नहीं है. ठीक है, स्टेबल नहीं है बेसिकली. लेकिन अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एड अप कर दिया जाए
तो ये स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा हाफ फील्ड वाली। अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप कर दूं तो इट विल बिकम हाफ फील्ड। कोई डाउट? नो सर। एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसी और एलिमेंट की, जैसे नाइट्रोजन, ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया, ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है। क्योंकि आंसरिंग तो हमें कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही करनी है। ये है हाफ फिल्ड। अगर मैं इसके अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p4। तो इसकी तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई डाउट? सर हमें फर्स्ट में सी और एन वैल्यू नहीं चेक करनी होती। सी और एन वैल्यू चेक कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें, ये स्टेबल नहीं है। ये क्या है? स्टेबल। यस बेसिकली सर। दिस इज नॉट स्टेबल, जबकि ये स्टेबल है। कोई भी स्टेबल चीज रिएक्शन शो करेगी? क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? बीइंग स्टेबल नेवर गेन्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही क्या है? ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लूज नहीं करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है कि अगर बाहर निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। गेन भी तो नहीं कर रहा। गेन नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? लो। नहीं समझ आया? सर आ गया, बस ये है कि अगर हमें n-1 चेक करना है, मतलब सेकंड चेक करनी है, तो उसमें हम -2 चेक करेंगे। हाँ, बेसिकली अगर तुम्हें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला है तो चार्ज 0 कर दो। अगर फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी बोला तो चार्ज +4 का चेक करना है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में है। अगर तुम्हें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहा है तो चार्ज 0 है, उस पर न्यूट्रल एटम है। अगर तुम्हें कह रहा है थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एडअप हो चुके हैं, -2 चार्ज आएगा उस केस में। कोई डाउट? सर बट हमें चेक तो 3 वाला करना होगा। हाँ, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना बच्चे। थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहा है। थर्ड इलेक्ट्रॉन अभी ऐड हुआ नहीं है। नहीं समझ आया? ये देखो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। यस सर। इसमें हम किसको चेक करेंगे? हेलोजन को, मतलब जो भी एटम होगा न्यूट्रल स्टेट में। यस सर। ये सेकंड है, तो किसको चेक करेंगे? x-1 को। ये यस थर्ड है तो किसको चेक करेंगे? x-2। एक कम आएगा बेसिकली। क्लियर? सर हमने सी और एन वैल्यू दे रखी थी, एक्स वैल्यू। कहाँ पे? अभी इस क्वेश्चन में हमें एक्स वैल्यू दे रखी थी, एक्स से x-1, तो हमने x-1 चेक किया है ना। ये -x + y + z वाले केस में? नो सर। सर सी और एन था क्वेश्चन में। अच्छा, इस आपने क्वेश्चन में सर आपने उसमें एक और ऐड करके इलेक्ट्रॉन फिर आंसर बताया है। इसको भूल तो जाओ लो। इससे बस थोड़ा आसान हो जाता है रीजनिंग, और कुछ नहीं। अब देखो, ये हाफ फील्ड है यस सर। तो ये स्टेबल है। स्टेबल है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नो सर। नहीं करेगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यस सर। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर रहा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी बेसिकली। ये अनस्टेबल है।
ये चाहेगा कि इसके पास फटाफट एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये क्या हो जाए, स्टेबल। स्टेबल हो जाए। तो करंटली अनस्टेबल, hence will try to gain electron to become stable। क्लियर या नहीं? यस सर। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, हाई। यस सर। आया समझ, कोई डाउट? नो सर। करो, इसे नोट करो फिर और सर एक सेकेंड, एक ऊपर वाला पॉइंट भी नोट करना है। नॉन एडजेसेंट वाले। ये रहा, for non-adjacent elements always consider effective nuclear charges। ये कहाँ आ गया, ये तो मेरे ख्याल से पेज ही बंद हो गया, नहीं ये रहा। ये दो साक्षी करो। ठीक है, अगर हम सोडियम मैग्नीशियम में कंपैरिजन करें तो मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 है, जो कि फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड है मतलब ये पहले से ही क्या है, स्टेबल। स्टेबल है। लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है, जो कि स्टेबल तो है लेकिन इतना स्टेबल नहीं है जितना मैग्नीशियम है। तो ये अभी और स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोडियम की ज्यादा होगी ओवर मैग्नीशियम। क्लियर? यस सर। ठीक, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, ये लिख लिया? यस सर। देखें और कौन कौन सा रह गया। एक है सिलिकॉन और एक है फास्फोरस। अगर इसमें कंपैरिजन करना हो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहेगी, सिलिकॉन या फास्फोरस? सर सिलिकॉन। सिलिकॉन, हाँ बिल्कुल सेम। जैसे अभी अभी हमने कार्बन में कंपैरिजन किया था, कार्बन नाइट्रोजन, तो कार्बन की ज़्यादा थी। तो ये सेम ट्रेंड चलता जाएगा, कार्बन के बाद सिलिकॉन है नीचे, तो ये भी तो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। और फॉस्फोरस हाफ फिल्ड रहेगा तो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सेम रीजंस रहेंगे, जर्मेनियम, आर्सेनिक, चलता जाएगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट हमें देखना है, ये मैंने करवा दिया है, ज़ीरो का मैंने बता दिया है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अगर हम हैलोजेंस में कंपैरिजन करें तब क्या होगा, सर उनकी जीरो नहीं होती। ज़ीरो नहीं होती हैलोजेंस, नोबल गैसेस नहीं। अच्छा ओके। सर उनकी हाई होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो काफ़ी हाई है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन रहने देते हैं, रेडियो एक्टिव है। तो अगर हम जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलें, हमने देखा कि जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम। यस सर। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर यहाँ से बनता है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये रहेगा कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स। जो एक्चुअल ऑर्डर है या एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, फॉलोड बाय फ्लोरीन, बाद में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ब्रोमीन, आयोडीन।
क्या ये एक्सप्लेनेशन किसी तरह से मिल सकती है कि क्यों, वाई सो, कि क्लोरीन को ऐसा क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? साक्षी? नहीं पता सर। क्या होता है? अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें, दोनों में ही 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें भी 7, इसमें भी 7। कोई डाउट इसमें? बोथ हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। ठीक है, तो ये मान लो मेरा फ्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 7, जबकि ये मेरा क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं, 7 7, लेकिन इसको एक छोटे से रूम की तरह कंसीडर करो। बहुत छोटा सा रूम है, उसमें मैंने 7 बच्चों को बिठा रखा है। ठीक है, 7 बच्चों को बिठा रखा है। क्या 8वां इलेक्ट्रॉन आ सकता है? क्या 8वां पर्सन इस रूम में आके फिट हो सकता है? सर स्मॉलर में कम चांस है ना, कम चांस है। लेकिन अब मान लो मैं टीचर हूँ, मैं वहां पे उस रूम में खड़ा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि 8वां बच्चा भी आ जाए, तो बड़ी मुश्किल से 7 बच्चे ऑलरेडी वहां पे हैं। 8वां बच्चा मैं लेके आना चाहता हूँ, तो मैं फिर भी ले आऊंगा किसी ना किसी तरीके से एडजस्टमेंट करके। मान है। लिया यस। तुम सब में लड़ाई हो जाएगी या थोड़ा सा धक्का मुक्की होगी, लेकिन अगर मैं चाहूंगा, मैं अगर कुछ फोर्स लगाऊं, तो 8वां इलेक्ट्रॉन को एडअप कर सकता हूँ, 8वें पर्सन को एडअप कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, रिपल्शंस होंगी। जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, और जो नया स्टूडेंट आ रहा है, उनके बीच थोड़ी सी रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगी। लेकिन उन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई वहां पे करनी होगी, मुझे कुछ अपनी एनर्जी खर्च करनी होगी, ताकि 8वें इलेक्ट्रॉन को मैं एक बार अंदर बुला सकूं। लेकिन जो क्लोरीन का साइज है वो बहुत बड़ा है, एक बड़ा सा रूम है, उस बड़े से रूम में 7 बच्चे बैठे हैं, 8वां तो बड़े आराम से आ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। तो रीजन क्या है यहाँ पे कि भाई जो फ्लोरीन है उसका साइज बहुत छोटा है। फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज, and has 7 electrons in its outermost shell. Without फ्लोरीन बहुत छोटा है साइज में और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। अब हुआ क्या, देखो ध्यान से। ठीक है, ड्यू टू विच it has very high इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। छोटे से रूम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, छोटे से शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही पड़े हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। कोई डाउट? नो सर। इफ a new electron comes in the same shell, if new electron comes in the same shell, it will experience heavy repulsions. It will experience heavy repulsions from already present electron.
कोई डाउट? नो सर. ठीक है. टू ओवरकम दीज रिपल्शंस, we must supply some energy. We must supply some energy. कहने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने आप एडअप नहीं हुआ है, हमें जबरदस्ती एक तरह से इलेक्ट्रॉन एडअप करना पड़ा है. कोई डाउट? नो सर. तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई है? कम हो गई है. ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन एक्सपेक्टेड. जितना हमने सोचा था वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई करके एडअप करना होगा. क्लियर? यस सर. Whereas क्लोरीन हैज एप्रोप्रिएट साइज, क्लोरीन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. Whereas क्लोरीन हैज appropriate size and can easily accommodate one more electron in valence shell. And can easily accommodate one more electron in valence shell. Hence, electron affinity of fluorine is less than electron affinity of chlorine. Clear? कोई डाउट? नो सर. ठीक, करो नोटिस. अब मैंने क्या कहा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है एंड क्लोरीन का साइज बड़ा है. ठीक है. सेम एक्सेप्शन रहेगी ऑक्सीजन सल्फर के लिए. ऑक्सीजन का साइज क्या हो जाएगा? छोटा. सल्फर का साइज एप्रोप्रिएट रहेगा. तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एडअप करना मुश्किल होगा, लेकिन सल्फर इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. कोई डाउट? नो सर. तो ये कुछ एक्सेप्शन है फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर, जो तुम्हें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. कोई डाउट? इवन नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी कई बार यूज करते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें. ये रेयरली यूज होगा, ये तो बहुत कॉमन यूज होती हैं दोनों. क्लियर? यस सर. ठीक. अब कुछ क्वेश्चन दो तीन कर लेते हैं. अच्छा साक्षी, एक चीज बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ऑक्सीजन से ज्यादा है सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मुझे जो डेल्टा एच वैल्यूज लिखनी चाहिए वो कौन सा सेट सही है? सेट नंबर ए या सेट नंबर बी? -300 -400 या -400 -300? कौन सी वैल्यू सही तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं? सर बी. बी. क्यों? सर एस ज्यादा है. यहाँ पे हमने क्या लिखा था साक्षी? -50 का मतलब 50 एनर्जी रिलीज्ड. माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या सिग्निफाई कर रहा है? एनर्जी रिलीज्ड. ठीक है. तो यहाँ पे भी जो माइनस है वो सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि एनर्जी इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 300. इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 400. तो इस हिसाब से देखें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है?
ऑक्सीजन की ना, ऑक्सीजन। लेकिन हमें पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, सल्फर की। तो ये वैल्यू सही है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमें माइनस साइन नहीं चेक करना, नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बताओगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो, जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। सर वन वैलेंस शेल वाले। एक एलिमेंट बताना है। वन वैलेंस शेल वाले, वन वैलेंस शेल वाले या वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, ओके। एंड उसमें भी जो सबसे नीचे लाई करेगा, है ना? बेसिकली ग्रुप वन का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो हम देखें आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, यस सर। तो होना तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे चाहिए। और हमें पता है टॉप टू बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो डिक्रीज। जाती है, तो सबसे नीचे होना चाहिए। अब सबसे नीचे दो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में, एक सीजियम, एक फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसको नहीं लेते। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा सीजियम। अपना आंसर आएगा सीजियम। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब सबसे आसान है इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। कोई डाउट? नो सर। इसीलिए हम सीजियम को यूज करते हैं इन सोलर सेल्स, ताकि अगर हल्की सी भी एनर्जी पड़े उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आए एंड उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। कोई डाउट? नो सर। एंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। सर हैलोजेंस। एक एलिमेंट, हैलोजेंस में से कौन? क्लोरीन। क्लोरीन। होना फ्लोरीन चाहिए, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन है, अभी अभी हमने देखा है, तो आंसर विल बी क्लोरीन। क्लियर? यस सर। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक, इस क्वेश्चन को ट्राई करें। which within each pair of elements, pairs दे रखे हैं, the element which release more energy upon electron gain are? फ्लोरीन क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है साक्षी? सर क्लोरीन। तो वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, यस सर। तो ये दो ऑप्शन तो गए। एंड सल्फर सिलीनियम में से? सर सल्फर। सल्फर, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिक्रीज। तो बस सीधा सीधा आंसर आ गया, सी पार्ट। क्लियर? यस सर। ठीक, नोट करना है साक्षी से। यस सर। इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे साक्षी? क्या हम आईने की रेडियाई को बोहर वाले फॉर्मूले से निकालेंगे? आंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, जो बोहर ने हमें एक फॉर्मूला दिया था रेडियस का, क्या हम वहां से निकालें? क्योंकि क्वेश्चन देख के तो ऐसा ही लगता है, या नहीं? यस सर। लेकिन जो बोहर वाला फॉर्मूला था वो सिर्फ एप्लीकेबल था किसके लिए? सर वन इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन।
क्या इन सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है? नहीं। नो सर। अब यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी गई हैं। अगर तुम आयनिक रेडियाई कंपेयर करो, ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यस सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इन सब का सिग्मा वैल्यू सेम रहेगा। सिग्मा वैल्यू सेम रहेगा तो Z इफेक्टिव विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। तो Z वैल्यू सबसे ज्यादा है अपने पास फ्लोरीन, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। यस सर। साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सब ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, हाँ बिल्कुल। फ्लोरीन का साइज सबसे बड़ा आएगा। फ्लोरीन लास्ट में दिया है तो लास्ट में इसका साइज सबसे बड़ा आना चाहिए। फिर ऑक्सीजन का बीच में आना चाहिए, ऑक्सीजन का बीच वाली वैल्यू, नाइट्रोजन का सबसे कम वाली वैल्यू। क्लियर? यस तो सर। कई बार वो तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देगा चीज़ों में कि तुम आंसर निकालने लगोगे इस फॉर्मूला से, लेकिन नहीं निकलेगा। हो सकता है इनमें से मैच भी कर जाए कोई एक आधा फिर इस वैल्यूज के हिसाब से, लेकिन वो गलत मैच होगा, कभी भी करेक्ट आंसर मैच नहीं होगा। क्लियर? यस सर। एंड एक क्वेश्चन और था बस, बाकी क्वेश्चंस तुम ट्राई करना एक बार। ये वाला इसका आंसर the first ionization potential of sodium is 5.1 electron volt. The value of electron gain enthalpy of sodium will be, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तब जो डेल्टा एच वैल्यू है इसकी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट? नो सर। अब हमने बस क्या किया है, Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी बात कर रहा है? सोडियम आयन की। तो सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप करने के लिए कह रहा है, जिससे अपने को क्या मिल जाएगा? सोडियम। ध्यान से देखो, ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, बस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया गया है और प्रोडक्ट को क्या बना दिया गया है? रिएक्टेंट। तो इसका डेल्टा एच वैल्यू कितना आएगा? -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो नेगेटिव आएगा, ऊपर से रिएक्शन सेम है तो वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स। क्लियर? डाउट? सर एक सेकंड दोबारा समझाना। देखो, अगर हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो वो क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। यस एंड सर। इसमें डेल्टा एच वैल्यू कितनी दी हुई है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन में हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन को एड अप करते थे, दोनों में बस इतना सी फर्क है। यस सर। अब हमने क्या कहा है कि सोडियम आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड अप करो, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड अप कर दो, और इलेक्ट्रॉन ऐड अप करके क्या बन जाएगा? सोडियम। यस सर। इसमें और इसमें दो रिएक्शंस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन चुके हैं, जो प्रोडक्ट थे वो क्या बन चुके हैं? रिएक्टेंट। तो अगर इसकी वैल्यू प्लस में थी तो इसकी वैल्यू बस किस में आ जाएगी? माइनस में। रिवर्स हुआ है ना, बस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि रिएक्शंस क्या हैं? सेम। यस सर। बेसिकली हम थर्मो में भी करेंगे आगे कि जब हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो डेल्टा एच वैल्यू सेम रहती है, बस प्लस का माइनस हो जाता है, अगर माइनस होता तो उसका क्या हो जाता है यहाँ पे? प्लस। क्लियर? यस सर। अच्छा, डेल्टा एच आयनाइजेशन में भी होती है? हाँ, बस वो तो एनर्जी, डेल्टा एच इज बेसिकली एनर्जी रिप्रेजेंटेशन का तरीका, कि चेंज इन एनर्जी, कि कितना एनर्जी का चेंज आया, वो हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, सब्लिमेशन में यूज, जहाँ जहाँ एनर्जी चेंज हो रहा है वहाँ वहाँ हम डेल्टा एच की वैल्यू कोट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, वो तो एक एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करने का एक रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से।
यस सर। ठीक है साक्षी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी फिर कल सुबह की क्लास होगी 11 बजे, ठीक है? ओके चलेगा? सर। यस सर। ठीक है, फिर कल सुबह 11 बजे देखते हैं।